हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीस नेट मेंटर गाइस। दिस इज क्लास नंबर सेकंड और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज ऑन पेपर वन। मोस्ट रिपीटेड इन द सेंस कि जिस टॉपिक पे बार बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ और मैं बता दूं कि जो सीरीज चल रही है हमारी क्लास नंबर 1 2 आज सेकंड क्लास है। ये जो सीरीज चल रही है इस सीरीज में हम मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इससे पहले मैं इजी टू मॉडरेट लेवल की जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। आपको 100 पीवाई की उसकी प्रैक्टिस करवाई थी मैंने। तो उस क्लास का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके इस क्लास को देख सकते हैं। बिकॉज ये क्लास के अंदर मैंने वही सेम चीज फॉलो की थी कि जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मैंने पीवाई करवाए थे विद एक्सप्लेनेशन। तो आप उस क्लास को भी जरूर देखिए अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है, बिकॉज आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। उसी की जैसे सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। और मेक श्योर गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने आप सभी के लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया हुआ है। इन सभी के जो लिंक है मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप हमें यहाँ पे फॉलो करके रेगुलर अपडेट ले सकते हैं। क्लासेस के लिंक मैं शेयर करता रहता हूँ। कोई इंपॉर्टेंट अपडेट या पीडीएफ आती तो मैं वो भी शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिसर्च हाइपोथेसिस इज ट्रू। सो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही वाला बताना है। ये क्वेश्चन आपके जून 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिसर्च एप्टीट्यूड वाली यूनिट से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो अब यहाँ पे देखिए आपको पता होना जरूरी कि रिसर्च हाइपोथेसिस होती क्या है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अगर आपको यही नहीं पता कि रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है तो ऐसे में आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। वैसे मैं बता दूं कि हाइपोथेसिस के अलावा कुछ टेस्ट भी होते हैं जो कि आपको जानने जरूरी है, जैसे टी टेस्ट क्या होता है, जेड टेस्ट क्या होता है। तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं, एनोवा टेस्ट क्या होता है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी सेपरेटली क्लास ले चुका हूं क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए थे नेट एग्जाम में। तो वो क्लास भी मैं आपको आप सिंपली एक काम करिए, यूट्यूब पर सर्च करिए यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना टी टेस्ट, ऐसे करके सर्च करोगे तो उसमें मैंने हाइपोथेसिस के बारे में भी एक्सप्लेन कर रखा है। इसके अलावा मैंने जितने भी तरह के टेस्ट होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है बेसिक से एग्जाम्पल्स के साथ, तो आप इजीली समझ पाएंगे। तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना टी टेस्ट या आगे लिख देना हाइपोथेसिस, तो वाली क्लास आ जाएगी। ठीक है, तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सो इसमें ऑप्शंस जो है वो गिवन है। तो यहाँ पर गिवन है पहला, इट इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, इट इज ऑलवेज प्रूव ट्रू आफ्टर रिसर्च, इट मस्ट बी ऑपरेशनली टेस्टेबल, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर हिंदी में हम बात करें तो जो आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस होती है तो ये क्या मतलब इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है इसके लिए। ये वेरिएबल्स के बीच संबंध के बारे में एक अस्थायी स्टेटमेंट है। ये रिसर्च के बाद हमेशा सच साबित होता है, इसे ऑपरेशनली टेस्ट किया जा सकता है या थियोरेटिकली फ्रेमवर्क से लिया गया है। तो गाइस देखिए जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सपोज करो मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या पैरासीटामोल जो एक दवा होती है क्या वो कोरोना पे असर करती है या नहीं करती है। तो अगर मैं इस तरीके से कोई रिसर्च कर रहा हूँ तो इस केस में क्या होगा गाइस, इस केस में ये जो मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा ना, ये जो स्टेटमेंट है इसी को हम हाइपोथेसिस कहेंगे, बिकॉज हम इसी को चेक करने वाले हैं कि क्या ये असर करती है या असर नहीं करती है। अगर ये असर करती है तब तो हमारी हाइपोथेसिस सही है, ट्रू निकलेगी, और अगर नहीं करती है तो जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में लिखा होगा कि जो पैरासीटामोल है वो कोरोना पे असर नहीं करती है। तो इस तरीके से दो हाइपोथेसिस बनाते हैं हम लोग, एक को टेस्ट किया जाता है और एक जो है वो उसके उसके ऑल्टरनेट होती है। मतलब अगर जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं अगर वो गलत निकल गई तो जो ऑल्टरनेट वाली है वो सही निकलेगी ऑटोमेटिक, है ना। तो अब यहाँ पर जो भी हम स्टेटमेंट वाइज आपको जो मेंशन है आपके सामने, इसमें देखिए हाइपोथेसिस के बारे में कौन सी सही बातें लिखी हुई हैं। तो ये टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। जैसे कि मैंने बताया कि पैरासीटामोल कोरोना पे असर करती है, तो दो वेरिएबल्स हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप बना रही है स्टेटमेंट, इसका मतलब पहली लाइन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा है, इट इज ऑलवेज प्रूव्ड ट्रू आफ्टर रिसर्च। तो कैसे देखिए इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि रिसर्च के बाद ये हमेशा ट्रू साबित हो जाए, है ना। तो इस बात की तो गारंटी नहीं, वो तो फॉल्स भी साबित हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि पैरासीटामोल क्या कोरोना पे असर करती है, तो इस बात को मुझे चेक करना है। तो जरूरी थोड़ी ना कि जब मैं रिसर्च करूंगा तो ये बात सच साबित हो जाए, ट्रू ही साबित हो सकता है कि फॉल्स साबित हो जाए, हो सकता है कि असर ना करती हो पैरासीटामोल, है ना। तो यहाँ पर जो सेकंड है वो फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रिसर्च के बाद हमेशा सच साबित होती है, तो ऐसा तो नहीं है, फॉल्स भी हो सकती है वो, तो है ना। इट मस्ट बी ऑपरेशनली टेस्टेबल, मतलब इसको टेस्ट किया जा सकता है। तो हाँ, तभी तो हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या
ये सही है ये गलत है, तो इसको टेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद जो फोर्थ है, दैट इज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। तो जो है ये थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से ड्राइव किया जाता है, मतलब इसको जो है पहले ही बना लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द जिस पे भी हम रिसर्च कर रहे हैं उन चीज़ों को समझ करके, जान करके, पढ़ करके। तो ये जो है पहले बना ली जाती है थियोरेटिकली फ्रेमवर्क से, जो है इसको डिजाइन किया जाता है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो है फॉलो करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर फॉलो कर रहा है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि अगर आप फोर्थ वाले में श्योर नहीं है, आपको ये लग रहा है कि यार फोर्थ वाला पता नहीं होगा या नहीं होगा, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आपने ये देखा कि फर्स्ट जो है वो ट्रू है और थर्ड जो है वो ट्रू है, अगर आपने इतना भी पता लगा लिया तो फर्स्ट और थर्ड तो पक्का होगा ही होगा। तो फर्स्ट और थर्ड इसी वाले ऑप्शन में है, ना फर्स्ट थर्ड यहाँ पर है, ना यहाँ पर थर्ड तो फर्स्ट नहीं है, और यहाँ पर फर्स्ट है तो थर्ड नहीं है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो, और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें आप ऑटोमेटिकली जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, तो फर्स्ट और थर्ड इसी ऑप्शन में, इसका मतलब फोर्थ ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से भी आपको दिमाग लगाना है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि चारों चीजें आपको, ये चारों स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से पता ही हो तभी आप आंसर कर पाएंगे। अगर आपको 2 या 3 स्टेटमेंट के बारे में भी पता है तो भी आप आंसर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस में देख करके कि जो है इसका राइट आंसर किस में हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि एग्जाम में हमेशा थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, ध्यानपूर्वक बैठना है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाएं। ठीक है, समझ में आ गया ना? मैंने हाइपोथेसिस अच्छे से समझा दी है, बाकी जो चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ आईसीटी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है लिनक्स, माइएसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड मोजिला फायरफॉक्स। तो वैसे इस तरह के जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इसके अलावा ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, ब्राउजिंग एप्लीकेशंस होगी, इस तरह की जो चीजें, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या गाइस क्या होते हैं कि ये ना फ्री में अवेलेबल होते हैं, ताकि आप इनको यूज कर सकें, और इनफैक्ट इसके कोड, जो सोर्स कोड होता है, उसमें भी चेंजेस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिनक्स है वो भी होता है, माइएसक्यूएल भी होता है, और मोजिला फायरफॉक्स भी होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बिकॉज इसके लिए लाइसेंस परचेज करना पड़ता है, और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट चार्ज भी करता है। तो आप बोलेंगे सर हमने तो माइक्रोसॉफ्ट फ्री में यूज किया हुआ है हमने अपने लैपटॉप पर। तो गाइस देखो, ये जो माइक्रोसॉफ्ट आप लोग यूज करते हैं उसमें लिखा होता है यहाँ पर एक्टिवेट करके, अगर आप फ्री वाला यूज कर रहे हैं कि एक्टिवेट करिए इसको, और जब आप उसको एक्टिवेट करेंगे तो आप वहाँ पे आपसे फीस ली जाएगी। और अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि उसका पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं, जो कि एक एथिकल चीज नहीं है। लेकिन हम इंडियंस हैं तो हम चीज़ों को हैक कर लेते हैं, मतलब है क्या, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि थोड़ा सा फ्री में चीज़ें मिल जाए हमें, तो हम उसको यूज़ कर लें। तो उस तरीके से चीज़ें रहती हैं। अच्छा, मैं बता दूं कि अगर आप इसको एक्टिवेट करवाते हो कंप्लीट तरीके से, तो उसमें और अच्छे फीचर्स मिलते हैं, और जो चीज़ें अपडेट करता है माइक्रोसॉफ्ट, तो वो अपडेट भी आपको उसमें मिलते रहते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, और इसके लिए हमें पैसे पे करने पड़ते हैं अगर हम जेन्युइनली चलाना चाहते हैं लीगल तरीके से। बाकी जो है बाकी सभी सॉफ्टवेयर जो है आप लीगली फ्री में चला सकते हैं, इनफैक्ट इसके सोर्स कोड में भी चेंजेस किए जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो समझ में आ गया, ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, जैसे कि लिखा हुआ है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो अलाउज फ्री एक्सेस टू सोर्स कोड फॉर मॉडिफिकेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो आप उसको सोर्स कोड में आसानी से जो है फ्री एक्सेस दिया जाता है, उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो और रीडिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है उसको। तो जैसे कि मैंने बताया कि लिनक्स और माइस्क्यूएल, मोजिला फायरफॉक्स, ये जितने भी हैं सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। बाकी और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, जिसके लिए जो है आपको चार्ज देना पड़ता है। तो इसके रिगार्डिंग जो है आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो भी आप इस चीज़ का आंसर इजीली कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ था दिसंबर 2022 में, आप देख पा रहे होंगे आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़िए। क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस आर्ग्यूमेंट को। सो आर्ग्यूमेंट है, इफ ऑनलाइन लर्निंग इज इफेक्टिव देन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस शुड इम्प्रूव। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि भाई अगर ऑनलाइन लर्निंग इफेक्टिव होती है तो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, इफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस हैज इम्प्रूव्ड, अगर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, इसका मतलब है कि ऑनलाइन लर्निंग इज इफेक्टिव। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। अगर ऑनलाइन लर्निंग असरदार है तो स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस बेहतर होना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया। स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस बेहतर है, इसका मतलब क्या है कि ऑनलाइन लर्निंग असरदार होगी। तो मतलब पहले आपको बता दिया गया स्टेटमेंट में कि हाँ ऐसा हो रहा है, और फिर अगले दिन बोल दिया गया कि, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि बहुत घने काले बादल छाए हुए हैं इसलिए बरसात होगी, मतलब होनी चाहिए बरसात, और बरसात हो रही है, तो काले बादल जो है वो छाए होंगे, मतलब बादल जो है आसमान में छाए होंगे। तो ऑब्वियसली बात है, सही बात बोली जा रही है। किस तरह की रीजनिंग कहलाएगी ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग है, एनालॉजिकल रीजनिंग है, फिर थैलेसीसिया से रीजनिंग है। तो वैसे देखिए यहाँ पर जो आपकी रीजनिंग है इस क्वेश्चन में,
वो है आपकी, देखो गाइस इंडक्टिव डिडक्टिव ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, तो इस टॉपिक को पढ़ लेना अच्छे से। तो वैसे देखो यहाँ पर जो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि ये जो है आपका स्पेसिफिक से जनरल पे जाने की कोशिश की जाती है। कोई स्पेसिफिक जैसी चीज है, जैसे यहाँ पे बोला गया कि भाई जो स्टूडेंट्स की है परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, तो ये एक स्पेसिफिक चीज थी कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। अब हम हम इस चीज को जनरलाइज कर रहे हैं, मतलब इस स्टेटमेंट को कि भाई ऑनलाइन लर्निंग जो है वो इफेक्टिव है, इस वजह से स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हुई है। तो हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक केस से एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो चीजों को जनरलाइज किया जा रहा है, इसलिए जो है ये इंडक्टिव रीजनिंग कहलाएगी। ठीक है, अब इसका उल्टा होता है डिडक्टिव में। डिडक्टिव में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं जनरल को स्पेसिफिक बना देते हैं, बस इतना सा फर्क है, बाकी जो चीजें हैं वो सेम रहती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो क्या करती है, वो जनरल से स्पेसिफिक पे जाती है। और आर्ग्यूमेंट जो है आपका, ये जो हम ऊपर क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन से आपको लेके जा रहा है जनरल कंक्लूजन की तरफ, तो ये क्या इंडक्टिव कहलाएगा। तो स्पेसिफिक से हम जनरल पे जाएंगे तो क्या कहलाएगा, इंडक्टिव रीजनिंग कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ हो, आराम आराम से कर पाएंगे आप लोग। अब मैं एक चीज आपको और बताता हूँ, स्पेसिफिक्स पे जनरल का एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसा एग्जांपल जो कि आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। स्पेसिफिक्स से मैं जनरल पे जाऊंगा। एक पेड़ खड़ा था, ठीक है, एक पेड़ खड़ा खड़ा था भाई, तो आपने देखा कि उसके उस पे जो एप्पल लगा हुआ था वो नीचे गिरा। अब वो एक एप्पल नीचे गिरा, कितने एप्पल गिरे, एक एप्पल नीचे गिरा। तो आप इस चीज को जनरलाइज कर सकते हो कि एप्पल गिर के हमेशा नीचे ही आते हैं, मतलब दुनिया के सारे एप्पल गिर के नीचे ही आएंगे। तो स्पेसिफिक केस था, एक ही एप्पल था जो कि नीचे गिरा था आपके सर के ऊपर, तो आपने उस स्पेसिफिक केस को जनरलाइज कर दिया कि भाई जितने भी दुनिया में सेब लगे होते हैं पेड़ पे, वो सब नीचे ही गिरते हैं टूट करके, तो आपने जनरलाइज कर दिया। तो ये क्या है, ये इंडक्टिव रीजनिंग कहलाएगी, जहां पे हम स्पेसिफिक केस से जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या है आपकी इंडक्टिव रीजनिंग कहलाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया, मैंने एग्जांपल दे दिया, बहुत अच्छा तगड़ा एग्जांपल दिया है, तो आप कभी लाइफ में भूलोगे नहीं, आप आराम से इसको चीजों को जो है याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। आपका देखो क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते रहते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। तो एक बार मैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स को दिखा देता हूँ, फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है कि क्लासरूम में असरदार कम्युनिकेशन के लिए इनमें से सबसे जरूरी एलिमेंट कौन सा है। टीचर का अधिकार, टीचिंग एड्स का इस्तेमाल, स्टूडेंट्स की भागीदारी, स्टूडेंट्स की रेगुलर अटेंडेंस। तो गाइस क्या है जो कि इफेक्टिव बनाता है इस क्लासरूम कम्युनिकेशन को। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, ये जो है आपका क्लास में क्या होगा, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, तभी टू वे कम्युनिकेशन हो पाएगा कि भाई हम भी कुछ बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स भी कुछ बोल रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है, इस तरीके की जो चीज़ें वो इफेक्टिव हो पाती हैं। तो जैसे कि हमारे यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आप नीचे कमेंट करते हो वीडियो के नीचे, फिर मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाती है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है आपने कमेंट किया, मैंने रिप्लाई किया। ऐसी क्लास में होता है जब आप क्लास ऑफलाइन क्लास में जब आप बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, टीचर कुछ पढ़ाते हैं, फिर आप उस पे कुछ कुछ क्वेश्चन पुट करते हो, फिर उसका आंसर करते हैं वो। तो इस तरीके से जो है आपकी कम्युनिकेशन है स्ट्रांग हो पाती है, इनफैक्ट क्लासरूम कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो पाती है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या है, स्टूडेंट्स की भागीदारी। ठीक है, चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये जो ये है आपका टू वे कम्युनिकेशन बनाता है, इस वजह से जो है इफेक्टिव हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सैम्पलिंग एरर को मिनिमाइज करने का क्या है रास्ता। सैम्पलिंग एरर इन रिसर्च कैन बी मिनिमाइज्ड। सो एक बार हम इस क्वेश्चन को हिंदी में गो थ्रू करते हैं, फिर हम आगे समझेंगे। तो गाइस देखिए, हिंदी में एक क्वेश्चन जो है ये है, रिसर्च में सैम्पलिंग एरर को कम किया जा सकता है कैसे। छोटा सैंपल साइज चुनकर, बड़ा सैंपल साइज चुनकर, एक जैसे विचार वाले रिस्पोंडेंट्स को चुनकर, या फिर नॉन रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल करके। तो गाइस देखिए, जब भी हम एरर से बचना चाहते हैं तो हमें हमेशा सैंपल बड़ा लेने की जरूरत पड़ती है। जितना बड़ा सैंपल लोगे उतने ही ज्यादा चांस होंगे कि भाई गड़बड़ नहीं होगी, आपका जो एरर है वो नहीं आएगा, है ना। तो ये है, मैं इस चीज को ना एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। सपोज करो हम एक राइस जो है बना रहे हैं एक भगोने में, तो इस भगोने में अब बहुत से राइस होंगे, मतलब लगा लो 1000 की तादाद में होंगी। तो अगर मैं 10 राइस निकाल के चेक करता हूँ कि क्या चावल पक चुके हैं, तो मे भी शायद वो गलत रिजल्ट निकले। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ 10 राइस लिए, वो भी इस कोने से, तो हो सकता है गलत रिजल्ट निकले, बिकॉज 1000 राइस में सिर्फ 10 दाने लेकर के कंक्लूजन ड्रॉ कर देना गलत साबित कर सकता है मुझे। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है ज्यादा सैंपल साइज उठा लिया, मतलब यहाँ पर जो राइस है 10 दाने ना लेकर के ज्यादा दाने चेक किया, यहाँ से भी चेक कर लिया, यहाँ से भी चेक कर लिया, यहाँ से भी चेक कर लिया, अलग अलग जगह से। तो इस केस में क्या होगा कि सैंपल साइज मेरा बढ़ चुका है, तो अब यहाँ पर जो एरर के चांस है वो कम हो जाएंगे। एरर के चांस कम कैसे होंगे कि यहाँ पर
मतलब अब मैंने सैंपल साइज बढ़ा दिया, अब मैंने 10 राइस ना चेक करके काफ़ी सारे ज़्यादा राइस चेक करे अलग अलग कोने से, तो जो मेरा रिजल्ट है वो सही निकलेगा, तो एरर के चांस कम हो जाएंगे। तो सैंपल साइज बढ़ाने से जो हमारा एरर है, जो गलती, एरर मतलब गलती होता है, गलती होने के चांस जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, सैम्पलिंग एरर कम हो जाएगा। तो ये है, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो लार्ज साइज लेने से जो एरर के चांसेस है, सैम्पलिंग एरर के चांस कम हो जाते हैं। चीज़ें क्लियर हो गई, ईजी है। बाकी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर मैंने आप गो थ्रू कर सकते हो, मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी डाला हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन भी समझ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको पढ़ेंगे आप लोग। तो चलिएगा, इस फटाफट से पढ़ेंगे। तो इस देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इम्प्लाइज। तो क्या इम्प्लाई करता है? देखो दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके, मतलब एनटीए नहीं पूछा हुआ है। एक बार मैं हिंदी में क्वेश्चन गो थ्रू करवाता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये है, उच्च शिक्षा संस्थानों में ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? तो यूजीसी की मंजूरी के बिना फैकल्टी को नियुक्त करने की आज़ादी, कोर्स करिकुलम और पढ़ाने के तरीकों को डिजाइन करने की आज़ादी, एंट्रेंस एग्जाम के बिना छात्रों को एडमिशन देने की आज़ादी, एफिलिएटिंग बॉडी को मंजूरी के बिना डिग्री देने की आज़ादी। तो वैसे देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जब भी हम बात करते हैं ऑटोनॉमी की, इसका मतलब है कि हम उस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कुछ फ्रीडम दे रहे हैं कि वो अपने मतलब बलबूते पे चीज़ें कर सकते हैं। तो वो जो चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन कोर्सेज, करिकुला एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो इसके ऊपर जो है ऑटोनॉमी दी जाती है यूनिवर्सिटीज़ को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। बाकी जो चीज़ें हैं, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो मतलब यूजीसी जो है उस पर ध्यान भी रखता है, रेगुलेट भी करता है। जहाँ तक बाकी पॉइंट्स की बात है, तो ये भी कहीं न कहीं कुछ हद तक जो है वो ठीक है। लेकिन जो आपका बी पॉइंट है, वो बहुत हद तक सही है, क्योंकि ऑटोनॉमी जो है वो इसी मामले में ज़्यादा दी जाती है कि आप जो है अपना करिकुलम डिज़ाइन कर सकते हो, कोर्सेज़ डिज़ाइन किए जा सकते हैं और मेथड्स ऑफ टीचिंग भी डिज़ाइन की जा सकती है। तो यहाँ पर ज़्यादा है, फुल ऑटोनॉमी दी जाती है यूनिवर्सिटीज़ को, ठीक है? सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब देखो guys ना, आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि क्लासेस आपको कैसी लगती है। प्लीज कमेंट जरूर किया करो कि क्लासेस कैसी लगती है। आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है हमारे लिए, आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो कमेंट करके बताया करो, वीडियो को लाइक करके उनके सभी के साथ शेयर किया करो जो भी इस क्लास को मतलब नहीं देख पाए हैं। किसी ग्रुप में अगर आप ऐड हो तो वहाँ पे शेयर कर सकते हो। आप कोई भी कैंडिडेट तैयारी करें नेट की, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। तो इससे क्या है, मोटिवेशन मिलती है मुझे आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में। तो ये चीज़ किया करो, फीडबैक दिया करो कमेंट सेक्शन में। और गाइस देखो, मैंने आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज जो है वो करवा रखी है ऑलरेडी यूट्यूब पर, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। इसमें केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करवाए हुए हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था। तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। ये मेरे टॉपर्स हैं लास्ट बैच के, तो आप भी इस तरह के टॉपर्स बन सकते हैं। गाइस देखो, लास्ट डे बचा है इस ऑफर का, आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर अवेलेबल है। छठ पूजा ऑफर था, तो इसको आप अवेल कर सकते हो। स्पेशल 2 मंथ का एग्जाम टारगेटेड कोर्स हमने आपको अवेलेबल करवाया था। इन कोर्सेज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप विद इन 2 मंथ आराम से कंप्लीट कोर्स फिनिश कर लेंगे विद रिवीजन। डिजाइन इस तरीके से किया गया है कोर्स, तो टू द पॉइंट कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम टारगेटेड कंटेंट आप कह सकते हो इसको। तो हम आपको यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस पढ़ाते हैं, प्लस इन सभी के हमने कॉम्बो कोर्स भी आपको 2 मंथ के ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल करवा दिए हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूजा 10 कूपन कोड है, जैसे अप्लाई करेंगे 10% से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ये जो डिस्काउंट है आज रात 12 बजे तक के लिए, उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। आज 30 अक्टूबर है जब इस ऑफर को मैं अनाउंस कर रहा हूँ, उसके बाद ये ऑफर भी एक्सपायर हो जाएगा। तो आप इसको अवेल कर सकते हो। 2 मंथ का जो कोर्स है वो अभी दिसंबर एग्जाम के लिए, इनफैक्ट अगर आप तैयारी कर रहे हो जून 2026 की, तो ऐसे में 6 मंथ या 12 मंथ वाला कोर्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं। वो कोर्सेज भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। तो उसमें आप अगर इनरोल करेंगे तो उससे डबल डबल एडवांटेज मिलेगा। दिसंबर की तैयारी भी हो जाएगी, साथ में जून की प्रिपरेशन भी साथ के साथ हो जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन है। आप इनरोल कैसे करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो इसको इंस्टॉल करके अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। So thank you. Share this video with all UGSNet aspirants and subscribe for UGSNet update and PhD related updates. Guys, मिलते हैं फिर next video में. Till then keep watching UGSNet Mentor. Thank you so much.